नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2014 में करीब 200 नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था और इस डील में रशिया की कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया गया था, जिनको टीओटी के साथ भारत में एचएएल की तरफ से बनाया जाने वाला था। और इसके लिए कामोव और एचएएल के बीच एक जॉइंट वेंचर को भी फॉर्म करने की बात की गई थी, जो कि इन हेलीकॉप्टर्स को आगे चल के भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले थे। लेकिन अभी तक ये डील आगे फाइनल नहीं हो पा रहा है और अभी हालात ऐसे बन चुके हैं कि रशिया के साथ कोई डायरेक्ट डिफेंस डील को कर पाना और भी मुश्किल होता जा रहा है, जिस वजह से अब ये उम्मीद किया जा रहा है कि शायद आगे चल के इस डील को कैंसिल करना पड़ेगा। वैसे ये डील काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई होने के बाद ये डील आगे नहीं बढ़ पा रहा था और इसको आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल बन चुका है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा और बदले में अभी हमारे पास इंडिजिनस ऑप्शन भी मौजूद है, जिसमें हम एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा भी एक और प्रपोजल को भी कंसिडर किया जा सकता है, जिसमें हम एक साथ 200 कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को ना खरीद कर इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कामोव की K2260 हेलीकॉप्टर को आधा आधा करके खरीद सकते हैं और इस डील के अंदर कामोव 2260 हेलीकॉप्टर की टीओटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी हासिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद हम आगे चल के इन हेलीकॉप्टर्स को कंप्लीटली भारत में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और इसके लिए आगे चल के जो इंजन्स हो गए उनको भी रशिया के बदले फ्रांस से इंपोर्ट किया जाएगा। और हो सकता है फ्यूचर में सफरान और एचएएल के बीच जो जॉइंट वेंचर इंजन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम हेलीकॉप्टर इंजन को बनाने वाले हैं, वहीं पर इसके इंजन को भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये डील कैंसिल होता है तो इसमें एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को जरूर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकता है, जो कि हमारे इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छी सिग्नल होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। अब सबको ये बात तो पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच जो रिलेशन है वो काफ़ी पुरानी है और आज़ादी के बाद से ही हमारी आर्मी में नेपाली गुरखा सर्विस करते आए। एक्चुअली जब हम आज़ाद हुए थे तो उससे पहले भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी नेपाली गुरखा सर्विस कर रहे थे और जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो उसके बाद नेपाल, ब्रिटेन और हमारे बीच एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को किया गया था, जिसमें नेपाली गुरखा अपनी आर्मी के अलावा ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी में सर्विस कर सकते हैं और ये सिलसिला तब से चलता आ रहा था। और आप सबको ये बात पता होगा कि गुरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी की सबसे जांबाज रेजिमेंट में गिना जाता है और हमारे जो पहले फील्ड मार्शल थे साम मानेकशॉ, उन्होंने ये बात कहा था कि अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि वो मौत से नहीं डरता है तो या तो वो झूठ बोले या फिर वो गुरखा है। और ऐसे कई किस्से हैं जिसमें जंग के दौरान गुरखा रेजिमेंट ने भारत की सरहद को सेफ रखने के लिए अपनी असाधारण वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया है। लेकिन रिसेंटली जब 2022 में इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके बाद से नेपाल की तरफ से अपनी लोगों को इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने से मना किया गया था और उनका एक कंडीशन था कि नेपाली गुरखा अग्निपथ स्कीम के अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बस 4 साल में ही सोल्जर्स को रिटायर कर दिया था और उसमें से बस 25% सोल्जर्स होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए वहां पे चुना आता है, जिसको अभी शायद थोड़ा इंक्रीज किया जा रहा है। तो नेपाली गुरखा कम्युनिटी का डिमांड था कि अगर वो इंडियन आर्मी में सर्विस करेंगे तो पहले की तरह सर्विस करेंगे, ना कि वो अग्निपथ स्कीम के अंदर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे। अब जैसे कि अभी इंडियन आर्मी में अग्निपथ स्कीम के अलावा कोई दूसरी रिक्रूटमेंट नहीं चल रही, तो इस वजह से पिछले 2 सालों से कोई भी नेपाली गुरखा इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और अभी इंडियन आर्मी की गुरखा रेजिमेंट में भी जो सोल्जर्स थे वहाँ पे कमी दिखाई पड़ रही है। अब बात यह है कि भारत में भी गुरखा मौजूद है जिनको भारत अपनी गुरखा रेजिमेंट में शामिल कर सकता है, लेकिन जो नेपाली गुरखा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते थे वो शायद अभी इंडियन आर्मी को दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसे अभी एक तरीके से नेपाली गुरखा सोल्जर्स का इंडियन आर्मी में सर्विस करने का एंड बताया जा रहा है, जिसके आगे कोई भी नेपाली गुरखा इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करेगा। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। अब दुबई एयर शो शुरू होने वाली है जो कि 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक चलने वाली है। इसमें इस बार पहले की तरह तेजस भी पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन इस बार तेजस को जब इसकी स्टैटिक डिस्प्ले में वहाँ पे डिस्प्ले किया गया था, उसमें तेजस की वेपन पैकेज में कुछ मिडिल ईस्ट रीजन की वेपन को डिस्प्ले किया गया, जो कि पहले कभी भी डिस्प्ले नहीं किया गया था, क्योंकि आज तक कभी भी तेजस की वेपन्स पैकेज में कोई भी मिडिल ईस्ट रीजन की वेपन को इंटीग्रेट नहीं किया गया और ना ही इंक्लूड करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी दुबई एयर शो में जब तेजस को स्टैटिक डिस्प्ले में रखा गया था तो उसकी साइड में वहाँ पर तेजस के साथ यूएई की एक अल तारीक सीरीज की
प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन को डिस्प्ले किया गया था। इस साल की शुरुआत में भी HAL की तरफ से यूएई की एज ग्रुप के साथ बातचीत किया जा रहा था और पता चला कि HAL की तरफ से भी एज ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए अल तरीक क्लास की LRPG यानी कि लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन को भी तेजस की वेपन पैकेज में इंक्लूड करने का फैसला किया गया था, जिसको आगे चल के साथ तेजस में इंटीग्रेट किया जाएगा। ये एक लॉन्ग रेंज की प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन है जो कि करीब 120 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और इसको स्टैंड अप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी इसको तेजस की वेपन पैकेज में इस वजह से भी इंक्लूड किया जा रहा है या करने की कोशिश किया जा रहा है क्योंकि तेजस को HAL अभी आगे चल के मिडिल ईस्ट रीजन की कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिसमें अभी तक सिर्फ इंडियन ऑरिजिन, रशियन ऑरिजिन या फिर यूरोपियन ऑरिजिन वेपन इंक्लूडेड थे। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट रीजन के वेपन को भी तेजस के साथ ऑफर किया जाता है और तेजस के साथ कॉम्पैक्टेबल बनाया जाता है तो ये ज़रूर मिडिल ईस्ट रीजन की कंट्रीज के लिए और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इंटरेस्ट को तेजस की तरफ शिफ्ट करने में मदद कर सकता है, जिसमें हमको आगे चल के तेजस के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल करने में मदद मिल सकती है और खास करके मिडिल ईस्ट रीजन से या फिर अफ्रीकन कंट्रीज से तेजस की एक्सपोर्ट ऑर्डर आने की उम्मीद किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।